नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गहलोत कुमार और आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे भारत का संवैधानिक विकास भाग 2। इससे पिछली वीडियो में हमने भाग 1 क्लियर किया था, जिसमें 1773 से लेकर 1892 तक का जो संवैधानिक विकास था वो हमने पढ़ा था। तो अभी हम शुरू करेंगे 1909 का जो अधिनियम है उससे शुरू करेंगे। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले भारत परिषद एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909। और इसका देखो, एक तो सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है एक यही है कि और किस नाम से जाना जाता है इसको। तो इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, क्योंकि जो मार्ले थे इस समय ये भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, और जो मिंटो थे ये वायसराय थे इंडिया में। तो दोनों के नाम को मिलाकर इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-4 बार एग्जाम में। तो एक तो यही याद रखना है कि भारत परिषद एक्ट को जो 1909 का है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। अब इसकी खासियत तो देखो, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुसलमानों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन व्यवस्था कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इसका पूरे कानून का। इसके बाद में जो वायसराय था, जिसकी एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, कार्यकारिणी हुआ करती थी, उसमें क्या है, शुरुआत में किसी भारतीय को जगह नहीं दी गई थी। इसमें जो सबसे पहले किसी भारतीय को जगह दी गई है वो कब दी गई है, 1909 में। ठीक है, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम की एक ये भी खासियत है कि सबसे पहले वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भारतीय को इसमें शामिल किया गया। और जो सबसे पहले भारतीय इसमें शामिल हुए हैं वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछ रखा है कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये शुरुआत कब हुई है, 1909 से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला सत्येंद्र प्रसाद, और ये शुरुआत हुई है 1909 में। ऐसा ही मिलता जुलता एक और है, ICS की एग्ज़ाम को पास करने वाला प्रथम भारतीय है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863। तो दोनों नाम थोड़े थोड़े मैच करते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में सबसे पहले 1909, सत्येंद्र नाथ टैगोर ये सबसे पहले ICS की एग्ज़ाम को पास करने वाले। ठीक है, इसके बाद में हमने 1892 वाले में पढ़ा था कि बजट पर बहस करने का अधिकार प्लस क्वेश्चन पूछने का अधिकार, ये दो खासियत थी उसकी। एक और थी अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। अब क्या है, क्वेश्चन तो उसमें पूछ सकते थे पर पूरक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है, 1909 के भारत शासन अधिनियम से। तो इसका मतलब ये कि बजट पर बहस करने का पूरा अधिकार मिल गया किसको, जो विधानसभा थी, जिसको विधानसभा बोलते थे उस समय, वास्तव में विधान परिषद थी, तो उसके सदस्यों को। तो ये भी इसका एक बड़ा खास क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार। ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र। अब एक और खासियत है, ये कानून है जो सिर्फ कितना चला है, 10 साल। ठीक है, 10 साल चला है, इसीलिए जो फेमस कानून है उनमें ये सबसे कम समय तक चलने वाला है। वैसे इससे भी कम फिट से इंडिया एक्ट 1784 है, जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। पर इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है उसके मुकाबले कानून, तो इसीलिए सबसे कम समय तक चलने वाले अधिनियमों में से एक है ये। तो ये 4-5 क्वेश्चन इसके बहुत बढ़िया हैं, आपको अच्छे से इनको याद रखना है। आगे देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जो मिंटो थे वो इस समय वायसराय थे इंडिया में, और जो मार्ले थे वो इस समय राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी थे, कहाँ पर, इंग्लैंड में, भारत के। अब इनके नाम पर ही इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। अब देखो, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम में, और यहीं से वास्तव में भारत में शुरुआत होती है किसकी, सांप्रदायिकता की।
जो कम्युनलिज्म है उसकी शुरुआत इंडिया में इस अधिनियम से ही मानी जाती है, और इसको शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? लॉर्ड मिंटो को। इसीलिए क्वेश्चन ये कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया किसको बोला गया है? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सांप्रदायिकता का जनक भारत में लॉर्ड मिंटो, और इसी की परिणति अंतिम रूप से हुई है भारत के विभाजन में। इसके बाद में इनकी एक कोटेशन भी पूछी जाती है पेपर में कई बार कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये किसने बोला है? लॉर्ड मिंटो ने। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक प्लस ये जो कोटेशन है हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, ये लॉर्ड मिंटो ने बोला है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, और ये आपका 1909 का क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जो अगला है वो 1909 के भारत जो परिषद अधिनियम से कितनी बाद में आया है? 10 साल बाद। ठीक है, इसके 10 साल बाद आया है, इसलिए उसका क्वेश्चन मैंने बताया कि सबसे कम समय तक चलने वाले अधिनियमों में से एक। अब इसमें क्या है? इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 बोला गया, और जो हमने पिछला पढ़ा उस तरीके से इसमें भी है। जो मॉन्टेस्क्यू है ये इस समय पर सेक्रेटरी थे इंडिया के, कहाँ पर? इंग्लैंड में, ये सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड है ये वायसराय थे, कहाँ पर? इंडिया में। तो दोनों के नाम पर इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, उसको मार्ले मिंटो, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। तो दोनों क्वेश्चन हैं बिल्कुल बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तो इनके नाम ही याद रखने। अब इसमें क्वेश्चन तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रांतों में दैत्य शासन की शुरुआत। इसको डायआर्की सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डायआर्की सिस्टम बोलते हैं, और डायआर्की सिस्टम का जनक माना जाता है किसको? लियोनस कॉर्टियस। ठीक है, लियोनस कॉर्टियस को डायआर्की सिस्टम का जनक मानते हैं। अब दैत्य शासन में था क्या? तो इसमें यह था कि जो शक्ति है उनका बंटवारा किया गया था 2 जगह। ठीक है, प्रांतों में। इसमें यह ध्यान रखना है क्योंकि जो शुरुआत है वो पहले स्टेट्स में हुई है, प्रांतों में हुई है, ना कि सेंटर में। अब क्या किया गया? जो प्रांतों में जो पावर थी, जो शक्ति थी, उनको 2 जगह बांट दिया। एक तो मंत्री को दे दी और एक प्रांत के गवर्नर को। जो ट्रांसफरेबल है, जो स्थानांतरित है, वो तो मंत्री को दे दी गई, और जो रिजर्व हैं, जो आरक्षित हैं, वो किसको दे दी? गवर्नर को। तो इसीलिए इसको बोला गया है दैत्य शासन। तो डायआर्की सिस्टम की, दैत्य शासन की शुरुआत ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम में की गई है। इससे पहले दैत्य शासन का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रॉबर्ट क्लाइव है उसका आंसर, जो 1765 में शुरुआत हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद। तो उसमें बात ऐसे थी कि जो पावर है वो पूरी कंपनी के पास थी, और शासन की जिम्मेदारी भारत के जो नवाब थे जो और उनके सूबेदार थे उनको दे रखी थी। तो उसको इस एवज में दैत्य शासन बोला गया है। यहाँ पर दैत्य शासन से मतलब है ये पावर डिवाइडेशन, शक्तियों का 2 जगह बंटवारा। एक मंत्री के पास जो स्थानांतरित हुआ करती थी, ट्रांसफरेबल थी, उनको इमरजेंसी में गवर्नर अपने हाथ में ले लेता था। एक आरक्षित रिजर्व, जिन पर सिर्फ किसका अधिकार था? गवर्नर का। तो दैत्य शासन 1919 के भारत परिषद अधिनियम में, और इसमें भारत सरकार अधिनियम में, और इसमें यह विशेष याद रखना है कि कहाँ पर शुरू हुआ है? प्रांतों में, स्टेट्स में। ठीक है, इसके बाद में जो केंद्रीय विधायिका थी, ठीक है, जो परिषद थी, विधान परिषद थी, उसको क्या किया? इस समय इस जो अधिनियम है इसमें कितनी भागों में बांट दिया? 2 में। तो ये द्विसदनात्मक कर दी, 2 सदन कर दिए, जिसको हम बाईकैमरल हाउस बोलते हैं। तो द्विसदनात्मक सदन भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। वर्तमान में जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा हैं, तो इनकी शुरुआत वास्तव में यहाँ से हुई है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। प्रांतों में दैत्य शासन और द्विसदनात्मक सदन, दोनों काम 1919 के भारत शासन अधिनियम से, भारत सरकार अधिनियम से। इसके बाद में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत भारत में 1852 में। जो 3 खासियतें, इनडायरेक्ट इलेक्शन और बजट पर बहस, मतलब क्वेश्चन पूछने का अधिकार। अब उसमें बहुत ज़्यादा वो थी, फाउंडेशन थी वोट देने के लिए,
उन फाउंडेशनों को हटाने की शुरुआत की गई 1919 में, और इसीलिए भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, मतलब इसमें पेश किया गया डायरेक्ट इलेक्शन को। और ऐसे इलेक्शन सबसे पहले कब हुए? 1921 में। तो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव सबसे पहले 1921 में हुए, और ये बात जो रखी गई थी वो किस में थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। तो प्रांतों में दैद्य शासन, 2 सदन मतलब बाईकैमरल हाउस, और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की पेशकश जो शुरू हुए 1921 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र थे 1909 में, उस बात को और आगे बढ़ाया गया, और इस बार सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन इनको भी ये दे दिया गया अलग से निर्वाचन क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा था कि सिखों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र कौन से अधिनियम में दिया गया? तो सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन तीनों को 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। इसके बाद में एक बहुत खास क्वेश्चन है, कैग की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। जो कैग है वर्तमान में हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में, ठीक है, 148 में है, और इस पद की शुरुआत 1919 में हुई है। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, तो ये भी बिल्कुल खास है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, डायरेक्ट इलेक्शन और 2 सदन, और प्रांतों में दैद्य शासन। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खासियत है इसकी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। इससे पहले इंडिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, और इसकी शुरुआत कब हुई है? भारत में 1919 में। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम है 1919 का, इसमें इसकी शुरुआत हुई है। साथ में जुड़ा हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश, तो ये न्यूजीलैंड है। आया हुआ है पेपर में कई बार, और न्यूजीलैंड ने महिलाओं को अधिकार दिया था वोट देने का 1893, 1893। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है आपको। तो देखो, महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो गया, और सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला देश न्यूजीलैंड। अब एक और बड़ी खासियत है, इस अधिनियम में यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान रखा गया। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि आईसीएस की एग्ज़ाम सबसे पहले 1853, ठीक है, 1853 में सबसे पहले एग्ज़ाम आयोजित की गई थी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ नामजद हुआ करते थे। और नागरिक सेवा की शुरुआत भारत में किसने की है? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस ने शुरुआत की है। अब 1853 में शुरू कर दी। आईसीएस की एग्ज़ाम को पास करने वाला पहला भारतीय है सत्येंद्र नाथ टैगोर, और उन्होंने ये एग्ज़ाम पास की थी 1863 में। ठीक है, 1863 में उन्होंने ये एग्ज़ाम पास की थी। अब ये जो एग्ज़ाम होती थी, ये पहले सिर्फ लंदन में हुआ करती थी, इंग्लैंड में। तो भारत में इसका सबसे पहले आयोजन हुआ है 1922 में। ठीक है, 1922 में भारत में इसका सबसे पहले आयोजन हुआ है। और इससे पहले इस एग्ज़ाम को आयोजित करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान रखा गया, और वो किस में रखा गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और उस बोर्ड को बोला गया है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम में रखा गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। और वर्तमान में ये हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यूपीएससी 315 में। तो 2 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट आए इस समय, एक तो कैग 148 है, और एक यूपीएससी जिसका अनुच्छेद 315 है, और दोनों की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अब क्या है, देखो, प्रावधान तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में रख दिया, पर इसकी स्थापना के लिए, फाउंडेशन के लिए क्या किया गया? एक कमीशन बनाया गया, और कमीशन बना 1924 में। तो ली कमीशन की स्थापना 1924 में किससे संबंधित है? यूपीएससी से। ये भी क्वेश्चन है कि ली कमीशन किससे संबंधित है? तो ली कमीशन 1924 यूपीएससी की स्थापना से संबंधित है, और इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसकी रिपोर्ट आने के बाद में यूपीएससी की स्थापना कब की गई? 1926 में, 1926।
तो ये जुड़े हुए क्वेश्चन है 3-4। 1919 में स्थापना का प्रावधान, कमीशन बना 1924 में जो ली कमीशन है यूपीएससी की स्थापना से संबंधित है, और स्थापना हुई है 1926 में। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद में देखो उत्तरदायी सरकार का वादा, ये किया गया इसमें। तो उत्तरदायी सरकार का वादा सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी की तरफ पहले हो चुकी शुरुआत, पर हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, इसमें ये वादा किया गया था। तो उत्तरदायी सरकार का वादा 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 कंप्लीट। अगला भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी बड़े काम का है, और इसमें हमारे काम के 2-5 क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें एक बात रखी गई, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब ये रखा गया कि पूरे देश का एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी। तो इसकी स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। अब ये बात कितनी आगे बढ़ी, तो ये बात देखो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, एसएससी में भी आया हुआ है कि अखिल भारतीय संघ जो 1935 के अधिनियम में उसका प्रावधान था, ये कब बना। तो ये कभी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से इसमें एक बात रखी कि ये अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन जब अस्तित्व में आएगा जब पूरे के पूरे ब्रिटिश राज्य प्लस पूरे के पूरे देसी राज्य, प्रिंसली स्टेट, जो राजा राज्य किया करते थे उन राजाओं के बारे में, जब सारे शामिल होंगे तो ही अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आ सकता है। तो ना तो कभी पूरे शामिल हुए और ना ऐसा हो पाया। तो इसीलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान 1935 के एक्ट में था, पर कभी ये अस्तित्व में नहीं आ पाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसके बाद में प्रांतीय स्वायत्तता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो जो प्रांतीय स्वायत्तता है ये 1935 के एक्ट में। अब ये है क्या चीज़? तो देखो ये वही चीज़ है जो हमारे वर्तमान संविधान में 7वीं अनुसूची में रखा गया है। मतलब ये कि स्टेट्स और सेंटर दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। 3 सूचियाँ वर्तमान में, तो ये 3 सूची सबसे पहले 1935 के अधिनियम में रखी गई थी। और जो प्रांत थे, जो स्टेट्स थे, उनको काफ़ी कुछ छूट दी गई थी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? प्रांतीय स्वायत्तता। इससे पहले केंद्रीयकरण था ज़्यादा, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो 1861 में शुरू हुआ था वो यहाँ आकर एक प्रकार से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता मतलब राज्यों को ज़्यादा पावर दी गई 1935 के अधिनियम में। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है इसका। तो प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, ये दोनों काम 1935 के अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो फिर से वही बात 1919 वाली। तो देखो आपको नीचे से शुरू करना है, स्टेट से। तो 1919 के अधिनियम में दैत्य शासन की शुरुआत किस में हुई थी? प्रांतों में, स्टेट्स में। अब क्या हुआ, ये जो स्टेप था ये फेल कर गया स्टेट्स में, प्रांतों में इसको कामयाबी नहीं मिली। तो इसीलिए क्या किया, इस अधिनियम में ये प्रांतों में तो कर दिया गया बंद, स्टेट्स में तो दैत्य शासन को समाप्त कर दिया गया। और किस में शुरू कर दिया? ये शुरू कर दिया किस में? केंद्र में। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पहले प्रांतीय स्वायत्तता, ये प्रांतों में दैत्य शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में। अब प्रांत के बाद किसका नंबर आएगा? केंद्र का। तो केंद्र में इसकी शुरुआत हुई थी 1935 में। तो प्रांतों में शुरू 1919, इसी का पलटकर प्रांतों में ख़त्म 1935 और केंद्र में शुरू 1935। तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। ठीक है, पहले स्टेट्स में शुरू हुआ है, फिर स्टेट्स में ख़त्म हुआ है, और ख़त्म होने के साथ किस में शुरू हुआ है? केंद्र में, सेंटर में। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में दैत्य शासन डायरकी सिस्टम खत्म, और किस में शुरू? सेंटर में। ये तीनों काम 1935। इसके बाद में संघीय न्यायालय, मतलब पूरे देश के लिए एक कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसकी स्थापना भी कब हुई है? 1935 में।
पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था जो 1774 में बनाया गया था कलकत्ता में, पर उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के जैसी नहीं थी, वो सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट था। वास्तव में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फाउंडेशन 1935 में हुई है। ठीक है, वर्तमान में हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल अलग से है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से अनुच्छेद में, 124 में। तो ये सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय 1935 में बना है। वर्तमान में इसका आर्टिकल 124 है। तो आपके 3 आर्टिकल कंप्लीट होते हैं, 148 कैग, 315 यूपीएससी और 124 संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब साथ में मैंने एक और रख दिया इसमें, देखो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, पर दोनों हमारी शीर्ष संस्था हैं। जैसे बैंकिंग में सबसे ऊपर आरबीआई और जुडिशरी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो आपको कनेक्ट करके याद ये रखना है कि दोनों की फाउंडेशन, दोनों की स्थापना 1935 है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अब इसके बारे में जो चर्चा हुई भारत में, तो ये माना गया कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो भारतीयों की मांग थी उनको पूरा नहीं करता, तो इसीलिए इस पर उंगली उठाई गई। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इसके बारे में बोला है कि ये बिना ब्रेक वाली गाड़ी है एवं इसको गुलामी का अधिकार पत्र। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को बिना ब्रेक वाली गाड़ी एवं गुलामी का अधिकार किसने बोला है, नेहरू ने। ठीक है, अब आज़ाद हुआ हमारा देश, संविधान सभा बनी। अब संविधान सभा ने जो हमारा संविधान बनाया है उसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, पर वास्तव में हमारे संविधान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जो आप ऐसे लगा लो कि 250 के आसपास अनुच्छेद बिल्कुल सीधे यहाँ से उठा रखे हैं। तो इसीलिए आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा स्रोत हमारे संविधान का भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो ये 1935 आपका कंप्लीट हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में दैत्य शासन समाप्त और केंद्र में शुरू, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और साथ में आरबीआई भी 1935 है। इस अधिनियम से खैर संबंधित नहीं है। इसके बाद में बिना ब्रेक वाली गाड़ी और गुलामी का अधिकार पत्र किसने बोला, नेहरू ने। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब अंग्रेजों का जो लास्ट अधिनियम है, जो लास्ट कानून है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें कुछ ज़्यादा हमारे पढ़ने का है नहीं खैर, पर ये भारत की आज़ादी के लिए था ये। और इसमें क्या किया गया, इसमें भारत का पार्टीशन किया गया, भारत को विभाजित किया गया। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 2 उपनिवेश में बांट दिया भारत को। ठीक है, 2 भागों में, 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया। कहने का मतलब ये है कि उपनिवेश नाम दिया गया शुरू में जो इंग्लैंड का राजा है उसके नीचे ही माना गया, सिर्फ नाम मात्र के लिए, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। तो शुरू में डोमिनियन स्टेट ही बोला गया है, उपनिवेश ही बोला गया है। बाद में हमारा खुद का राष्ट्रपति आ गया और हम रिपब्लिक बने 26 जनवरी 1950 को, और पाकिस्तान बना है 23 मार्च 1956 को। तो इस अधिनियम के द्वारा 2 उपनिवेश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त और पाकिस्तान का 14 अगस्त। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कई बार कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में कब पास हुआ। तो ये ब्रिटेन की संसद में पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम ये दोनों वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन है बढ़िया, उनको सबको कवर करेंगे और एक एक ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।